हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 शुरू कर दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्रीवियस वीडियो में हमने जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और पैरेलल में होंगे तो हम कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये सब चीजों के बारे में अभी हमने देखा। अब वो वाला कौन सा पार्ट था, हमारा सेकंड मेजर पार्ट था इस चैप्टर का। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में थर्ड मेजर पार्ट को शुरू करेंगे, जो क्या होगा हमारा सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये वाला हमारा फिफ्थ पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट देख लिया है इस चैप्टर के। ठीक है, तो एक बार टॉपिक्स में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियसली। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ के बारे में देखा, फर्स्ट मेजर टॉपिक हमारा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखा प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि क्या था, एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर कैसे निकालते हैं, क्या उनकी यूनिट्स होती है, इन सब चीजों के बारे में देखा। अब जो हमारा थर्ड मेजर टॉपिक है सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड मेजर टॉपिक, इसको कंप्लीट करने में हमें शायद ये पार्ट और 2 पार्ट और लगे इसके बाद। फिर उसके बाद फोर्थ हमारा आएगा किरचॉफ्स लॉ एंड इस एप्लीकेशन, जो फोर्थ मेजर पार्ट रहेगा इस चैप्टर का। ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। तीनों के बारे में देखते हैं पहले इनिशियली क्या होता है तीनों। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेल्स के बारे में। तो टॉपिक रहेगा हमारा सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट हम देखते हैं सेल के बारे में कि एक सेल क्या होता है। सेल आप जनरली देखे ही होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे टॉयज लगे रहते हैं, उनमें छोटी छोटी बैटरीज लगी रहती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो cells. An electric cell is a source of energy that maintains a continuous flow of charge. क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल, क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो एनर्जी सोर्स रहता है, जो प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी, और क्या करता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। हमने प्रीवियस में देखा था, एक कंडक्टर हमने बना के देखा था प्रीवियस वीडियो में, कि यदि उसमें हम 2 डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाएं चार्ज वाली, तो उस कंडक्टर में कुछ सेकंड के लिए करंट फ्लो होगा। मगर हम कंटिन्यूअसली फ्रेश चार्ज सप्लाई करते रहे उसके एंड में, तो कंडक्टर के अंदर कंटिन्यूअसली क्या होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। तो वही काम क्या करेगा, हमारा सेल करेगा। ये बात यदि आपको थोड़ी सी अलग लग रही होगी तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज के बारे में देखा है। तो सेल क्या होते हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कंटिन्यूअसली चार्ज देते रहते हैं सर्किट में, इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स, केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सर्किट में वो क्या हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमें एकदम सेल डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, हमें उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करनी है। और जब हम उसको सर्किट में लगा देंगे तो उस सर्किट में उसके जो इफेक्ट्स रहेंगे, उसकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगी, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यदि हम एक डायग्राम से देखें सेल को, तो सेल कैसे रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स रहते हैं, ये सेल्स आप देखे होंगे जनरली, आप ट्रक की बैटरी देखे होंगे, जितनी भी बैटरीज देखे होंगे जिनमें हम क्या करते हैं, लिक्विड्स डालते हैं, वो क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट रहता है। कैसे रहता है, 2 ठो इलेक्ट्रोड रहता है। नॉर्मल आप पेंसिल सेल भी देखे होंगे तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड रहता है। जो पॉजिटिव एंड थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और नेगेटिव एंड क्या रहता है, चपटा रहता है। तो वैसे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड एनोड, और बीच में क्या रहता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है, इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड 2, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है, जो क्या करता है, हमें चार्ज स्टोर करने में और चार्ज देने में मदद करता है। यदि हम देखें कि उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो एक रॉड कार्बन का होता है और दूसरा रॉड जिंक का होता है। ये अलग अलग चेंज होते रहता है बैटरी के हिसाब से, कैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। और एक यदि हम देखें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैसा रहता है, तो वो किसका रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड का रहता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स क्या रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। कितना ये इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहेगा वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इसको हम साइन से बनाते भी हैं। तो हमें सेल के बारे में एकदम कैसे वो बना रहता है अभी जानना जरूरी नहीं है, अभी हमें उसके इफेक्ट्स में काम कर रहे हैं कि वो कैसा इफेक्ट देता है जब हम उसको सर्किट में अटैच करते हैं। ओके, तो सेल के बारे में हमें समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज देता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक सेल, या हम बोले एक बैटरी। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, जो एक सेल प्रोवाइड करता है। सेल की एक ही क्या रहती है, फोर्स रहती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ऑफ ए सेल, इसको हम ई से भी डिनोट करते हैं, किसी सेल ई का, और उसकी क्या रहेगी, ईएमएफ, दोनों चीजों से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल हैज टू डू सम वर्क इन मेंटेनिंग दी करंट थ्रू ए सर्किट।
तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक सेल रहेगा उसको कंटिन्यूअसली चार्ज को मूव कराना है सर्किट में, तो क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, हमने प्रीवियस चैप्टर में यही पूरा पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज को मूव कराने के लिए हमें कैसे वर्क डन करना पड़ता है। किसी के फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं तो फिर तो हमें और वर्क डन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक सेल को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को सर्किट में मूव कराने के लिए। द वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जो वर्क डन सेल को करना पड़ रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए थ्रू द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। मतलब क्या होगा, उस चार्ज को, जो एक सेल होगा उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट में उसको क्या कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बट उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और हम बोलते हैं उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। तो इमेजिन हम कैसे भी कर सकते हैं। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा सेल को एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट में और इवन उसके अंदर से भी, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक सेल को एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट में तो वो मूव होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा, एक उसको अपने सेल के अंदर भी मूव कराना पड़ेगा। यदि हम डायग्राम देखें तो सेल को हम जनरली ऐसे बनाते हैं और ऐसा ही क्या रहता है, हमारा सर्किट रहता है। यदि हम यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दें और ये क्या है, हमारा सर्किट, तो एक पॉजिटिव एंड रहता है, दूसरा नेगेटिव एंड रहता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होंगे और करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन बोले या हम एक पॉजिटिव चार्ज बोले जिसको पूरा उसको क्या करना है, सर्किट में मूव कराना है और इवन उसको अपने अंदर से भी उसको पास कराना है उस पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की हम एक बात कर रहे हैं, तो वही क्या होगा, उस सेल का ईएमएफ होगा जितना उसे वर्क डन करना पड़ रहा है। तो द वर्क डन by a cell in moving a unit positive test charge through whole circuit, पूरे सर्किट में, ठीक है, इंक्लूडिंग दी सेल, मतलब एक तो खुद के अंदर से भी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ दी सेल। ओके, तो इफ ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ Q कूलम्स ऑफ चार्ज, अब हम देखते हैं एग्जांपल के फॉर्म में कि यदि Q कूलम्स ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में Q कूलम्स चार्ज फ्लो हो रहा है, द वर्क डन बाय द सेल इज W, और जो सेल को वर्क डन करना पड़ रहा है उसकी वो कितना है, W है। तो ईएमएफ सेल का कैसे दिया जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन बाय क्या होगा, E इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि जो ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है वो एक प्रकार का कैसा है, हमारे पोटेंशियल के, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था उसी के समान है। तो ई क्या हो जाएगा, W बाई Q, ये चार्ज को मूव कराने के लिए जितना उसे वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी भी सेल का कि कितनी उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जो वर्क डन वो कर रहा है एक चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए, इवन खुद के अंदर से भी, ठीक है। तो एक कैसा रहेगा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसा ही रहता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये चीज हम देखेंगे। वो जो ईएमएफ रहता है वो सेल जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो डिफरेंस रहता है वो हम सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ले सकते हैं। तो यही डिफरेंस है और यही चीज समझना मेन चीज है, मेन मोटिव है हमारे इस लेक्चर का। तो अभी आप समझिए कि क्या होता है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और क्या फर्क रहता है दोनों में, उस चीज के बारे में भी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा हमारा ईएमएफ का एक्सप्रेशन, W बाई वर्क डन बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इसकी यूनिट भी कैसी रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसी रहेगी। वर्क डन की यूनिट क्या होगी हमारी, जूल्स, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, जूल्स बाई कूलम, और जूल्स बाई कूलम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसी क्या रहती है, इसकी यूनिट रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसी इसकी यूनिट रहती है। ओके, तो यदि हम बोले कि W इज इक्वल टू 1 जूल, यदि W 1 जूल है, W की वैल्यू 1 है और 1 कूलम का चार्ज है, मतलब उसे 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम का चार्ज मूव कराने के लिए पूरे सर्किट में, तो E कितना हो जाएगा उसका, मतलब EMF कितना हो जाएगा उस सेल का, 1 वोल्ट हो जाएगा। इसी को हम यदि वर्ड्स में बोले, i.e. दैट इज इफ द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज, द वर्क डन बाय द सेल इज 1 जूल, मतलब यदि एक सेल को 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट में मूव कराना है तो उसको 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। देन द ईएमएफ ऑफ द
सेल इज 1 वोल्ट। तो उस केस में जो सेल का ईएमएफ होगा, मतलब जो उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, वो क्या होगी? 1 वोल्ट होगी। 1 कूलम का चार्ज उसको पूरे सर्किट में मूव कराना पड़ रहा है, उसके लिए उसको 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो उसकी ईएमएफ कितनी बोलेंगे हम? 1 वोल्ट क्या है? उसकी ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उस सेल की। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले सेल क्या होता है, हमने देखा ईएमएफ क्या होती है कि एक सेल को कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए। अब हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जो हमें दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने में मदद करेगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में हमें मदद करेगा। देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? बैटरी का रेजिस्टेंस होता है। देखते हैं क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल किसका होता है? ये सेल का होगा। इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ करंट। किसको रेजिस्टेंस ऑफर करा रहा है? इलेक्ट्रोलाइट। जो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और वही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसको? करंट के फ्लो को। थ्रू इट मतलब कोई भी यदि करंट एक बैटरी का एक सेल क्या करेगा? सर्किट में चार्ज फ्लो कराएगा, तो उस चार्ज को उसको अपने अंदर से भी फ्लो कराना है सर्किट के अलावा भी। तो जब वो अपने अंदर से फ्लो कराएगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर जो लिक्विड है वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है फ्लो ऑफ करंट को, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं सेल का। तो सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है, सर्किट के अपने रेजिस्टेंस होंगे, बट जब वो सेल के अंदर से पास होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा चार्ज को, करंट को, वही क्या होगा? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। जब हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में देखेंगे तो आपके जो और डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस तो होगा ही जो हमारा रजिस्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी सर्किट में। तो जो भी चार्ज फ्लो करा रही है एक सेल एक सर्किट में, तो वो चार्ज को उसको अपने अंदर से भी फ्लो कराना होगा, और जब वो अपने अंदर से उस चार्ज को फ्लो कराएगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा करंट के मतलब फ्लो को, वो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बाकी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहते हैं सर्किट में उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसकी भी यूनिट क्या होगी? ओम्स होगी। एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी हमारी ओम्स। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर्स। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब वो अंदरूनी कितनी ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा किसी करंट के फ्लो को, वो क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेपरेशन बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ दी सेल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो प्लेट्स में। हमने कैसे देखा? दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबे हुए रहते हैं। तो यदि इंटरनल रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन में। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यदि सेपरेशन इंक्रीज होगा दोनों प्लेट्स के बीच का तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा किसी सेल का। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब दो इलेक्ट्रोलाइट्स का सेपरेशन इंक्रीज होगा तो किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जितना एरिया प्लेट का डिप है इलेक्ट्रोलाइट में। इसको यदि हम उसके फॉर्म में देखें तो स्मॉल आर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a के। ये एरिया कौन सा है? जितना एरिया डूबा हुआ है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट में। अब इसका मतलब ये है कि यदि ज्यादा एरिया प्लेट का अंदर होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो जितना एरिया डूबा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या रहेगा? वो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो ऐसा सेल हमें यूज करना है जिसका मैक्सिमम एरिया इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ हो? डूबा हुआ हो, मतलब डिप्ड हो उसके अंदर। तो क्या होगा? एरिया इंक्रीज होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस इसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ओके, थर्ड चीज, फर्स्ट चीज हमने देखा कि यदि किसी दो सेल के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सेकंड चीज हमने देखी कि यदि ज्यादा डूबा हुआ रहेगा एरिया, मतलब इलेक्ट्रोड्स का एरिया ज्यादा डूबा हुआ रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। पहले में क्या था? पहले में हमने क्या देखा? प्लेट ज्यादा दूर दूर रहेंगी तो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर
ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये और किस पे डिपेंड करता है कि एक तो उसका नेचर कैसा है, किस एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, कैसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं उस पे, उसके कंसंट्रेशन पे कि कितना गाढ़ा है वो, कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कितना ज्यादा चार्ज है उसके अंदर, एंड टेम्परेचर पे कि कैसा टेम्परेचर है उस इलेक्ट्रोलाइट का, उस पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का। एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा मतलब वो और रिच सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, और इंक्रीज होगा। ओके, तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इक्वेशन से समझेंगे इसको भी हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम सिंपल शब्दों में देखें तो एक सेल है, सेल के अंदर वाले हिस्से को यदि हम छोड़ दें तो उसके बाहर के जो दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे जहां से हम इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें हम सेल के अंदर वाली चीजों को हटा देंगे। ठीक है, तो जो उसके इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से जब हम दो चीजें कनेक्ट करेंगे, एक सर्किट का एक एंड और एक एंड कनेक्ट करेंगे, तो उन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो हम किसी भी सर्किट के दो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, बट ये टर्मिनल बोल रहा है मतलब वो क्या होगा, दोनों टर्मिनल्स पे होगा, एक पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के दोनों पॉइंट्स का, सेल के अंदर की चीजों को छोड़ दे रहे हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, क्या है ये, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके, बिटवीन दी टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट। और किसमें है, एक क्लोज सर्किट में। ऑब्वियसली बात है हमें सर्किट क्लोज करना पड़ेगा तभी हम उसका क्या बता पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बता पाएंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, उसके दोनों एंड्स का, एक सेल का एक पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका, जैसे किसी एक सर्किट के दो पॉइंट का होता है। i.e. when current is drawn from the cell, मतलब कब, जब करंट क्या हो रहा है उस सेल से हम ड्रॉन कर रहे हैं। इसका मतलब हम उस सेल को कहीं एप्लीकेशन में लगा के रखे हुए हैं और वो सेल से क्या हो रहा है, हमारा चार्ज निकल रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, वो सेल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली हमें फ्लो ऑफ चार्ज दे रहा है। तो उस केस में जब हम उस सेल को यूज कर रहे हैं तो उस केस में उसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, मतलब उसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई V। ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस है तो V से ही डिनोट करेंगे और उसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट्स होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। तो जितने भी लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको जाके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इन सब चीजों का बेसिस कहां है, 1 और 2 चैप्टर में ही है। तो जो उन चीजों को मिस करेगा उसके लिए ये चीज समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। Terminal potential difference of a cell is always less than the EMF of the cell। तो याद रखिएगा, जो भी किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब किसी भी उसके सेल जब हम किसी सर्किट में लगाए हैं और वो सेल क्या कर रहा है, करंट फ्लो करा रहा है उस सर्किट में, ठीक है, मतलब सेल को हम यूज कर रहे हैं, सेल करंट फ्लो पर करा रहा है। अब उसके दोनों पॉइंट्स का हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, मतलब हम उसका पोटेंशियल देखेंगे दो पॉइंट्स का, तो वो हमेशा कम होगा सेल के ईएमएफ से, इज ऑलवेज लेस देन दी EMF ऑफ दी सेल। अब ये कैसे होगा, इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे वो कम होगा। ऑब्वियसली बात है उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो जो उसका जो टोटल वो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा रिड्यूस ही करेगा। देखते हैं, मतलब जो ओरिजिनल सेल का ईएमएफ रहेगी, जो उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगी, वो क्या करेगी, सर्किट में चार्ज रन कराएगी, मगर जब वो सेल के अंदर से खुद पास होगा तो उसका एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो क्या करता है, कम कर देगा। तो ईएमएफ ज्यादा रहता है किसी भी सेल का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो भी वोल्ट्स में रहती है, मगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू IR की वैल्यू क्या होती है, जो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, उससे हम माइनस कर देते हैं, तब हमें उस सेल का क्या मिलता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। ये सेल है, ये पूरा अंदर से पूरा सेल है, ठीक है, इसके दो इलेक्ट्रोड्स मतलब दो पॉइंट्स के बीच का यदि मैं पोटेंशियल चेक करूंगा एक सर्किट में यूज करते हुए इसको, तो मैं बोलूंगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका। अब जब ये चार्ज फ्लो कराएगा तो क्या होगा, इस सेल के अंदर क्या होगा, एक इसका खुद का भी रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसके अंदर होगा,
और ये सेल जितना भी अपनी ईएमएफ जनरेट करेगा वो चार्ज को फ्लो कराएगा, बट जब उसके अंदर से पास होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप होगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम आएगा और उसकी ईएमएफ ज्यादा रहेगी। इसको हम इक्वेशन से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, वो हमेशा कम होगा उस सेल की ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लोज सर्किट, आगे का पॉइंट देखते हैं। इन ए क्लोज सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। एक क्लोज सर्किट की बात करें, जब एक सर्किट पूरा क्लोज्ड है तो करंट कैसे फ्लो होता है, सर्किट में भी फ्लो होगा और सेल के अंदर से भी फ्लो होगा, वही होती है उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो सेल के अंदर से भी फ्लो होगा ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, देयर इज सम फॉल ऑफ पोटेंशियल। तो जो चीज मैंने अभी बताई उसी को हम थ्योरेटिकल वे में देख रहे हैं। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ हमने पढ़ी है। यदि किसी का भी रेजिस्टेंस हुआ और वहां से करंट फ्लो कर रहा है तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा पोटेंशियल, और वही पोटेंशियल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है वहां पे सेल के अंदर। तो जब भी एक क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सेल लगा हुआ रहेगा, सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, उस सर्किट में सेल लगा हुआ है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल देयर इज सम फॉल ऑफ पोटेंशियल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल फॉल होगा। दिस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बाय विच द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is less than the EMF of the cell। तो इसी अमाउंट से क्या होता है, जो हमारा ये जितना फॉल होगा वहां पे पोटेंशियल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में, उसी अमाउंट से क्या रहता है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है ईएमएफ के मुकाबले। ईएमएफ में उसी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसी सेल का। तो क्या बोल रहा है, दिस इज द अमाउंट, ये वही अमाउंट है जिस अमाउंट से दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बाय विच द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस। ये वही अमाउंट है पोटेंशियल का जिस अमाउंट से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू सेल के ईएमएफ से, देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं लग रहा होगा समझना इस चीजों को, एकदम इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी समझ में आया तो, क्योंकि अभी हम इक्वेशन से भी इस चीज को देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिलेशन वाला, तो जितनी भी चीजें हम पढ़े उसको हम क्या करेंगे, रिलेशन से समझेंगे तो आपको और आसानी समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम रिलेशन देखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये सेल है, इसके अंदर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब इसके दोनों एंड का मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूंगा, तो ये हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल की ईएमएफ अलग होगी, जो इसकी पावर होगी, जो इसको वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज फ्लो कराने के लिए। बिटवीन रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक सेल के ईएमएफ में, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, जो सेल के अंदर का उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम तीन चीज के बीच में रिलेशन देखेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 में इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब यदि हम पहला केस देखें, जब सेल से कोई भी करंट हम ड्रॉन नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, मतलब हम सेल को यूज नहीं कर रहे हैं, क्लोज सर्किट में नहीं रखे हैं। क्लोज सर्किट होगा तभी पूरा चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा और करंट फ्लो करेगा। ओपन सर्किट में तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, आई द सेल इज इन ओपन सर्किट, मतलब एक ऐसी सर्किट में जो सर्किट क्या है, खुला हुआ है। देख सकते हैं ये एक सेल है और ये ऐसे एक सर्किट यहां पे क्या है, ओपन है। तो अभी कोई भी करंट ड्रॉन नहीं होगा इस सेल से, क्योंकि क्या है, ये एक प्रकार के ओपन सर्किट में। ओके, तो मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे आप ओपन सर्किट क्या होगा, जो कनेक्टेड नहीं होगा पूरा इन द सेल। सो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो जब यदि सेल से हम कोई भी करंट ड्रॉन नहीं करेंगे तो उस केस में जो सेल की ईएमएफ होगी वो किसके बराबर होगी, उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस से पास नहीं हो रहा है अभी। तो जब कोई सर्किट ओपन रहेगा, इसका मतलब हम सेल को यूज नहीं कर रहे होंगे, तो उस केस में जो उस सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो बराबर होगी किसके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जितनी इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उतना ही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा होगा, जितनी ईएमएफ है उतनी पूरी इसके एंड में हमें पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में मिल रही होगी। मतलब I इक्वल टू 0 रहेगा और V इज इक्वल टू E रहेगा। दोनों का मतलब वही है, V इज इक्वल टू E है, इसका मतलब क्या है, I की वैल्यू 0 है यहां पे, क्योंकि यदि I की वैल्यू 0 नहीं होती तो
जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसमें माइनस हो जाता करंट और इंटरनल। यदि आई की वैल्यू जीरो नहीं होती तो एक्सप्रेशन क्या बनता, माइनस आई और आर। जितना उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से माइनस करना पड़ता, तभी पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल कम होता है जब क्लोज सर्किट में सेल लगा हुआ हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्लोज सर्किट के बारे में ही देखेंगे। तो जब कोई सेल ओपन सर्किट में है उस केस में जो उसका ईएमएफ है वो उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब जो उसकी पावर है, जितना उसको वर्क डन लगेगा चार्ज को रन कराने में सर्किट में, वही क्या होगी, सेम होगी उसके जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब I इज इक्वल टू जीरो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, और जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि अब चार्ज मूव कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही किसके बराबर होगा, हमारा उसके ईएमएफ के बराबर होगा। ओके, तो पहले हमने ओपन सर्किट का देखा, अब हम देखते हैं क्लोज सर्किट के बारे में। तो फर्स्ट केस हमने देखा कि जब पहला वाला केस था। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, चलिए। अब आएगा हमारा केस 2। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक सेल, कंसीडर सेल, एक सेल को हम कंसीडर कर रहे हैं जिसकी ऑफ ईएमएफ, जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, उसका आर है। ओके, इस कनेक्टेड, और किससे कनेक्ट किए हम इसको, इस कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर आर, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर के साथ क्या कर रहे हैं, हम उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो देखते हैं डायग्राम बना के इसका। एक क्या है हमारा, ये एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। नीचे क्या है, हमारी एक सेल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। ओके, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे आई से, और इसका क्या है, यहां पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। रेजिस्टेंस और इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम क्या ले लेंगे, सर्किट में ही ले लेंगे। तो अब ये क्या हुआ, हमारा डायग्राम एकदम परफेक्ट। ये रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हल्का सा शैगी बन गया है, कोई बात नहीं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस माइनस, करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे आई आई। ठीक है, एक सेल है जिसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और एक स्मॉल आर, बैटरी के बाजू में ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लिए, जो भी क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा। विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यदि हम यहां से करंट की वैल्यू देखें इस सर्किट में कि कितनी करंट की वैल्यू है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू ई, ये क्या है हमारा, सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई ले लेते हैं यहां पे। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर प्लस आर, ये आएगी इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे आ रही है, एक प्रकार की क्या है, ये ओम्स लॉ ही है, V इज इक्वल टू आई आ रही है। बस यहां पे V के बदले क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले लिए, और यदि मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा। और यहां पे क्या है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस को हम प्लस कर लेते हैं, मतलब ये जो R होगा इसमें क्या हो जाएगा, एक और R प्लस हो जाएगा, और ये V के बदले अभी हम क्या ले लेंगे, यहां पे E ले लेंगे। तो ये वही इक्वेशन है जो ओम्स लॉ से आई है। मेरे को नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा। V इज इक्वल टू आई आर से बस V के बदले E आ गया है, और दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो एक प्रकार का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहां पे ले रहे हैं, R प्लस R। ओके, ठीक है, तो ये क्या निकलेगी, हमारी करंट की इक्वेशन निकल जाएगी।
और R प्लस आर हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, हमने प्रीवियसली देखा है। और हमारा R क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ये तो एक इक्वेशन आ गई हमारी। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, अब हम ओम्स लॉ को भी यूज करते हैं, जो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यदि मैं यहां पे I की वैल्यू निकालूं तो I क्या हो जाएगा, मेरा V बाई आर हो जाएगा। ओके, तो अब आप क्या देख सकते हैं, दोनों तरफ I है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ I है, इधर भी I है, इधर भी I है, तो इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, V बाई आर इक्वल टू E, V बाई आर इक्वल टू E R प्लस आर, यही आएगी इक्वेशन हमारी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको V बाई ई को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, ये V को यहां ले लेते हैं, V को E के नीचे ले लेते हैं। ओके, और R को क्या करते हैं, वहां पे ऊपर में दे देते हैं। तो R बाई क्या हो जाएगा, R प्लस आर। अब R ऊपर में तो दोनों के पास आ सकता है वो, तो एक R बाई आर होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसल आउट। और दूसरा क्या रहेगा, प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, -1 को हम क्या दे देंगे, उस तरफ दे देंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 को हम इधर दे देंगे, तो क्या था, V बाई ई, और जो 1 था वो -1 इधर आ जाएगा, जो +1 था वहां पे, और इधर पे क्या बचेगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू, ये चीज भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब E बाई V -1, ऐसा हो जाएगा। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, E बाई V -1 इंटू कैपिटल R। तो ये एक्सप्रेशन क्या रहता है हमारा, इंपॉर्टेंट रहता है। यदि हमें किसी भी सेल का क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। स्मॉल r क्या है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, E बाई V -1 इंटू आर। आर क्या रहेगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा उस सर्किट का। ओके, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज देखते हैं, एक और क्या इंपॉर्टेंट है, यही वाली इक्वेशन को जो I इज इक्वल टू ई आर प्लस आर मैंने लिया है, इससे बनाया है, नॉर्मल ओम्स लॉ ही है, नीचे एक प्रकार का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और E के फॉर्म में लिया है, जो क्या है, बैटरी की EMF है। तो यदि इसी इक्वेशन को मैं फिर यूज करूं, तो देखते हैं, यही इक्वेशन को फिर यूज करते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन, I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर। ठीक है, कैसे ये इक्वेशन आई हमें पता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये I को यहां रखते हैं, और ये R प्लस आर को मल्टीप्लाई में दे देते हैं। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। अब यदि I को हम दोनों के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये I R प्लस I R इक्वल टू E हो जाएगा। बिल्कुल, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी ओम्स लॉ क्या बोलती है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पे आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस I, ये स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्वल टू E। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये V को यहीं रखते हैं। ये V क्या बता रहा है, एक प्रकार का टर्मिनल पोटेंशियल बता रहा है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। तो ये भी जो इक्वेशन आती है, ये भी हमारे लिए क्या रहती है, एक इंपॉर्टेंट रहती है। कैसे, ये बताएगा हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल का, जब वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। हम कौन सा केस यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा, ओपन सर्किट नहीं है, अभी पूरा सर्किट क्लोज है, हम सेल को यूज कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस के साथ। तो इस केस में जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेल के ईएमएफ से क्या होगा, 1 माइनस आई आर वैल्यू में कम रहेगा। ये आई आर क्या है, एक प्रकार का पोटेंशियल ड्रॉप ही है, क्योंकि आई आर इक्वल टू तो वी तो होता ही है। तो ये एक प्रकार का पोटेंशियल ड्रॉप ही है, जो कहां पे हो रहा है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको इक्वेशन से कि क्यों एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से 1 माइनस आई आर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बैटरी में पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है थोड़ा सा, जब चार्ज उसके अंदर से गुजर रहा है। तो ठीक है, तो इसलिए ये टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ से क्या होती है, कम होती है। ओके, और ये वाली इक्वेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसकी ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल
और क्या जो उस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हुआ, तो हमने दोनों केस के बारे में देखा, केस 1 और केस 2 हमने डिराइव किया। अब हम देखते हैं जस्ट इसका अब एक और क्या होगा केस, जब सेल चार्ज करेंगे तब क्या केस होगा देखते हैं। चार्जिंग ऑफ अ सेल, जब हम किसी सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या कनेक्टेड रहेगा, चार्जर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, और जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है वो चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। ऐसा कब, जब हम उसको चार्ज करते हैं किसी सेल को। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रोड, सेल की बात कर रहे हैं हम, ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी चार्जर एंड नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रोड सेल का ऑफ सेल is connected to the negative terminal of the battery charger। बैटरी का पॉजिटिव, चार्जर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, चार्जर का नेगेटिव। तो ऐसे क्या रहता है, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं इस केस में ऐसा होता है। तो क्या होता है इसमें, करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा, मतलब बैटरी में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, याद रखिएगा। जब चार्ज कर रहे हैं एक सेल को तो उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा। अब यहां पे क्या देख सकते हैं, करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं। क्यों यहां पे ऐसा जाएगा करंट का डायरेक्शन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहां पे चार्जर के हिसाब से जाएगा। चार्जर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, ऐसे फ्लो होंगे चार्जर के हिसाब से, क्योंकि चार्जर अभी पावरफुल है, वो उसको चार्ज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे तो करंट क्या होगा, ऐसा आपको येलो रंग का जो डायरेक्शन दिख रहा है वो क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। मतलब बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे तब। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का पॉजिटिव एंड एक साथ कनेक्टेड होगा, दोनों का नेगेटिव एंड एक साथ कनेक्टेड होगा जब एक बैटरी चार्ज हो रही होगी तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, इन दिस in this process currents flow from positive electrode to negative electrode of the cell। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाएगा सेल के, मतलब बैटरी चार्जर के हिसाब से फ्लो करेगा करंट, याद रखिएगा जब एक बैटरी चार्ज हो रही होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। यहां पे आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, याद रखिएगा। मतलब इस केस में जब एक बैटरी चार्ज हो रही है तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, उसके ईएमएफ से बड़ा हो जाएगा इस केस में, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, एक बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं तो जो सोर्स इसको चार्ज कर रही है वो तो इससे ज्यादा ही पावरफुल होगी, ऑब्वियस ही बात है। बैटरी का ईएमएफ कम ही है ना, तभी तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं। तो जो पावरफुल सोर्स होगी वो क्या करेगी, इसकी टर्मिनल, मतलब इसके दोनों टर्मिनल्स में क्या करेगी, ज्यादा पावर लगाएगी, और उसका ईएमएफ तो ऑलरेडी कम ही होगा ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आईआर ज्यादा हो जाएगा, क्या, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से। Thus, the terminal potential difference of a cell becomes greater than the EMF of the cell। किस केस में, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, सेल डाउन है, उसका ईएमएफ कम हो गया, इसलिए तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं। लॉजिकली सोचे तो ऑब्वियस ही बात है, उसके टर्मिनल एंड्स में हम पोटेंशियल ज्यादा लगाएंगे और उसका ईएमएफ कम हो गया होगा, तभी तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज कॉल्ड लॉस्ट वोल्टेज। तो जो कोई भी सेल होता है, उस सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्टेज बोलते हैं। क्योंकि हम वोल्ट मीटर से इसको रीड नहीं कर सकते कि क्या है, एज इट इज नॉट इंडिकेटेड बाय द वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर से इसको क्या कर सकते हैं, रीड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, वोल्ट मीटर क्या बताएगा, जिस भी दो पॉइंट्स में हम उसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे वो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जितना ड्रॉप हो रहा है वो तो वो नहीं बताएगा। तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू आई आर। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जितना पोटेंशियल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू आई आर होती है। तो हम उसको ऐसे ही पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज समझा आपने कि जब बैटरी पावर दे रही है तो आई आर माइनस होगा, जब बैटरी चार्ज हो रही है तो आई आर प्लस हो जाएगा उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में, कि क्या होता है डिफरेंस ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में।
तो डिफरेंस देखते हैं हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। ओके तो इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ईएमएफ और टर्मिनल डेल्टा वी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डेल्टा वी मतलब एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब हम बोले टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन सेल इज ओपन सर्किट। तो ईएमएफ क्या होता है किसी सेल का, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उस सेल का। कब होगा, मगर जब सेल क्या होगा, ओपन सर्किट में लगा होगा, मतलब हम उस सेल से चार्ज ड्रॉ नहीं कर रहे। यदि हम चार्ज ड्रॉ करेंगे तो वो चार्ज उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास होकर जाएगा और ड्रॉप हो जाएगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, तो ईएमएफ किसी सेल का क्या होता है, मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल होता है। एक सेल है, इसका मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल जब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मतलब ये जब ओपन सर्किट में। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें तो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू terminals of the cell in a closed circuit, TOW। तो ये क्या है, एक क्लोज सर्किट का क्या है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहला वाला क्या होगा, ईएमएफ क्या होता है, किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, मगर वो कब होगा, जब वो ओपन सर्किट में, जब वो यूज नहीं हो रहा है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी सेल का, जब वो एक क्लोज सर्किट में यूज हो रहा है, मतलब जब उससे चार्ज फ्लो हो रहा है और वो चार्ज उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से भी पास होते हुए जा रहा है। तो ये होगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड देखते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस of the circuit and depends upon the nature of the electrode and electrolyte of the cell। तो ये क्या होता है, जो ईएमएफ होता है किसी सेल का, वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो जो सर्किट में लगा है, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट होता है, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे उसको कोई मतलब नहीं है ईएमएफ को। वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड कैसा बना है उसका और उसके अंदर कैसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो उस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ किसी सेल का। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या चीज पर डिपेंड करेगा, एक तो जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें उस पर भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियस ही बात है, V = IR। तो जो पोटेंशियल रहेगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा, एक तो सर्किट में कैसा रेजिस्टेंस लगा है और उसमें कैसा करंट फ्लो हो रहा है। ईएमएफ को उससे कोई मतलब नहीं है कि सर्किट में कैसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। थर्ड देखते हैं, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ हम कब यूज करते हैं, हम सोर्स को बताने के लिए कि उस इलेक्ट्रिक करंट की सोर्स क्या है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे मेजर करते हैं, किसी भी दो पॉइंट सर्किट के, कोई भी सर्किट का हम दो पॉइंट ले ले जहां पे करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है उसमें। ऑब्वियसली बात है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम इसका एग्जांपल ये है कि वाटर भी कैसे फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही। हाइट से वाटर नीचे आसानी से फ्लो हो जाता है क्योंकि ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे पोटेंशियल कम है। तो ईएमएफ हम जनरली सोर्स के लिए बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस तो हम किसी भी दो पॉइंट्स पे पता लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखें तो ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का कॉज है। ईएमएफ इज अ कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ इफेक्ट। तो ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का कॉज है, वो कॉज पैदा करेगा, करंट को फ्लो कराएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ जब करंट फ्लो कराया उसके बाद ही हम किसी सर्किट के दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक प्रकार का इफेक्ट है। ईएमएफ कॉज मतलब यही सब चीज पैदा करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने के कारण, कॉज के कारण ही कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो अब मेरे को लगता है आपको एकदम क्लियर हो गया होगा क्या डिफरेंस है ईएमएफ में और क्या डिफरेंस है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में किसी सेल का। ओके, तो अब जो हमने इतना सारा चीज पढ़ा अभी, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें और अच्छे से आइडिया हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रीडिंग ऑन ए रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, एक रीडिंग है किसकी, एक यहां पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है ये। व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स 2.2 वोल्ट्स। तो पहले आप नीचे वाला सर्किट मत देखिए, नीचे वाला सर्किट नहीं है मान लीजिए, सिर्फ बैटरी और पोटेंशियल
यहाँ पे पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, हाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल मीटर। तो जब बैटरी पोटेंशियल मीटर के साथ ही सिर्फ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल मीटर बता रहा है इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल कितना 2.2 वोल्ट है। अभी रेजिस्टेंस वाला सर्किट नीचे वाला नहीं लगा हुआ है। व्हेन द टर्मिनल ऑफ दी सेल आर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, अब जब ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम यहां पे जोड़ देंगे बैटरी के साथ एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द वोल्टमीटर रीडिंग ड्रॉप्स टू 1.8 वोल्ट। तो पहले पूरा 2.2 वोल्ट्स दिखा रहा था वो, मतलब वो उसका ईएमएफ बता रहा था एक प्रकार से, सही मायने में बोला जाए तो, जब नीचे वाला सर्किट उससे अटैच नहीं था। फिर जैसे ही हम नीचे रेजिस्टेंस वाला सर्किट इसमें अटैच कर दिए तो वोल्टमीटर हमें कितनी रीडिंग शो करने लग गया, 1.8 वोल्ट शो करने लग गया। ओके, फाइंड दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल। सेल जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। एक की भी है यहाँ पे, की इसलिए कि अभी की यहाँ पे आपको ऑफ पोजीशन पे दिख रही है, इसका मतलब जब ये ऑफ है तो बैटरी का अभी पूरा हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर क्या बताएगा, बैटरी का ईएमएफ बता देगा। जैसी की को हम ऑन करेंगे, मतलब जैसी मैं की को क्या करूंगा, ऑफ कर दूंगा या मतलब कनेक्ट कर दूंगा, सर्किट क्लोज कर दूंगा, तो वोल्टमीटर की रीडिंग 1.8 हो जाएगी। तो निकालो, क्या निकालो बोल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो सेल का। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए तो डायग्राम बना लेते हैं रफली। क्या है, हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, बीच में क्या है, हमारी बैटरी कनेक्टेड है, और नीचे में क्या है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस कितने का है हमारा, 5 ओम का है। और वोल्ट मीटर क्या शो कर रहा है हमें, वोल्ट मीटर जो पहले 2.2 रीडिंग शो कर रहा था जब रेजिस्टेंस नहीं लगा था, तो इसका मतलब वो बैटरी का ईएमएफ शो कर रहा है 2.2 वोल्ट, जब रेजिस्टेंस नहीं लगा था तब का। ठीक है, तो इसको यहां शो नहीं करते ताकि आपको कोई वो ना हो। ओके, तो अब जब रेजिस्टेंस कनेक्ट ही हो गया है तो उस केस में वोल्ट मीटर हमारा कितना शो कर रहा है, 1.8 वोल्ट्स। मतलब अब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जब रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। ओके, तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। गिवन, जब रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट था तब वोल्ट मीटर कितना शो कर रहा था, 2.2 वोल्ट्स। तो इसका मतलब वो क्या दिया है, सेल का ईएमएफ बता रहा है कि सेल की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है, 2.2 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस कितने का है हमारा, 5 ओम का है, और जब हम इसको कनेक्ट कर दिए तब कितना दिखा रहा है, 1.8 वोल्ट वोल्ट मीटर। तो इसका मतलब अब वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है, V कितना, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है 1.8 वोल्ट का। क्या निकालना है हमें, स्मॉल r निकालना है, मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का, अभी हमने निकाला R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है वो। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ कितनी है हमारी 2.2, और इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहां पे कैसा हो जाएगा, जो V है हमारा वो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो E माइनस V बाई R, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। विजिबल है आपको, बिल्कुल। ओके, तो क्या हो जाएगा, E 2.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा पोटेंशियल टर्मिनल 1.8 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 5 ओम, तो 5। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, R हमारा कितना आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.11 ओम्स का आ जाएगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। और यदि आप फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं तो ये कितना आएगा, 10/9 ही होगा, 10/9 ओम्स। तो ये क्या है हमारे दोनों आंसर, एक डेसिमल में और एक फ्रैक्शन में। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये आ गया हमारा आंसर 1.1 ओम, 11 ओम और 10/9 ओम। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑफ ईएमएफ E, एक सेल है जिसकी ईएमएफ E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है, गिव्स ए करंट
ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का करंट देता है विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। जब उस सर्किट में 12 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट कितना दे रहा है 0.5 एम्पियर का, एंड ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो दो कंडीशन है, एक जब 12 ओम का रेजिस्टेंस लगाए तो वो 0.5 एम्पियर का करंट दे रहा है, और जब हम 25 ओम का रेजिस्टेंस लगाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जा रही, 0.25 एम्पियर हो जा रही। कैलकुलेट दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और सेल की ईएमएफ निकालनी है, मतलब ई और आर को क्या करना है, हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ई और आर की वैल्यू निकालनी है, दो कंडीशन दी है, एक बार का करंट एक बार का रेजिस्टेंस दिया है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। गिवन वैल्यूज, अब यहां पे हम गिवन कैसा लिखेंगे, दो केस में लिखेंगे गिवन। ठीक है, एक केस वन, केस वन में क्या दिया है हमें, आई की वैल्यू दी है, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, जब रेजिस्टेंस कितना है, जब रेजिस्टेंस है हमारा 12 एम्पियर का। ओके, केस टू देखते हैं। केस टू क्या दिया है हमारा, करंट उसमें कितना है 0.25 का, यस 0.25 एम्पियर का, कब, जब रेजिस्टेंस है हमारा कितना 25 ओम का। ओके, क्या क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है हमें, ईएमएफ निकालनी है सेल की और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो निकाल लेते हैं। तो कौन सा हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे आई इज इक्वल टू ई आर प्लस आर। ये वाला रिलेशन हम यूज करके क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट और यहां पे क्या है चारों चीजें, और हमें दो कंडीशन दिया, तो हम दो चीजें पता है, दो चीजें निकाल सकते हैं दो इक्वेशन बना के। ओके, तो सॉल्व करते हैं, चलिए इसको पहले। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला केस लेते हैं, जब हमें क्या दिया है आई इक्वल टू, तो इसको क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए हम देखते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई आर, ये इंटू हो जाएगा इसके साथ आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई, यही रहेगा बिल्कुल। और सेकंड कंडीशन के लिए क्या रहेगा, सेकंड कंडीशन के लिए भी यही इक्वेशन रहेगी, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल टू ई। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। केस वन में करंट कितना था 0.5 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस कितना है 12 का। ठीक है, तो 0.5 इंटू 12 प्लस 0.5 इंटू आर इक्वल टू ई, ये है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 प्लस 0.5 आर इक्वल टू ई, यहां से हमारी क्या आएगी, ये इक्वेशन आएगी। सेकंड वाले का देखते हैं, तो आई कितना है, सेकंड वाले केस में करंट कितना है हमारा 0.25, आर कितना है, यहां पे आर है हमारा 25 ओम का, 25 प्लस आई फिर कितना है 0.25, इसके साथ क्या है इंटू आर में है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ई होगा। ओके, विजिबल है आपको सारी चीजें, बिल्कुल। तो 0.25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.25, तो 6.25 प्लस आई की वैल्यू क्या है 0.25 आर इक्वल टू ई। सेकेंड के लिए क्या आएगी, ये इक्वेशन आएगी 0.25 आर इक्वल टू ई। ठीक है, ओके, दोनों तरफ क्या है ई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ई को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जब दोनों तरफ ई है तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए इक्वेट करते हैं, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन 6 प्लस 0.5 आर इक्वल टू, दोनों तरफ ई है 6.25 प्लस 0.25 आर, यही आ जाएगी हमारी इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको, आर वाले को एक साथ रखते हैं, तो 0.5 आर को यहीं रखते हैं, 0.5 आर, और ये इसको इधर ले लेते हैं, तो माइनस 0.25 आर।
0.25 और को इधर ले लिए, 6.25 को यहीं रखते हैं और इधर वाले 6 को हम इधर ले लेते हैं, -6। तो कितना आएगा 5 माइनस 0.25, 0.25 आ रही आएगा। ओके, और इक्वल टू यहाँ पे 6.25 माइनस 6, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.25 ही आएगा, मतलब दोनों तरफ 0.25 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, R इक्वल टू कितना होगा 0.25 बाई 0.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम। मतलब ये क्या आ गया, हमारा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में रख के हम क्या कर सकते हैं, E निकाल सकते हैं। R को यहां रख लेते हैं फर्स्ट वाले में, तो क्या है 6 प्लस 0.5 R, देखते हैं कितना आएगा 6 प्लस 0. क्या थी हमारी इक्वेशन 0.5 और R क्या है, R की वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू E, यही है हमारी इक्वेशन। तो E कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 6 तो 6.5 बिल्कुल। तो EMF कितना आ जाएगा बैटरी का 6.5 वोल्ट्स। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, दूसरे में भी रख के देख लेते हैं, यहां पे रखते हैं 1 हो जाएगा बिल्कुल। दूसरे में भी रख सकते हैं, क्या है 6.25 है प्लस 0.25, R की वैल्यू क्या है इंटू 1 इक्वल टू E। तो 6.25 प्लस 2.5 क्या हो जाएगा 0.25 क्या हो जाएगा 6.5 हो जाएगा, इक्वल टू E। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.5 वोल्ट्स। देखिए दोनों से सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आ गया हमारा आंसर। एक आंसर ये 6.5 और दूसरा आंसर ये, यही चीज हमें निकालने बोला है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो और बैटरी का ईएमएफ निकालो। तो इसी के साथ क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। इसके बाद इसी टॉपिक को खत्म करने के लिए हम 2 वीडियोस और बनाएंगे। कौन कौन सा, एक वीडियो रहेगा जिसमें हमारे सेल्स क्या होंगे, सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, मगर उसके इसमें क्या होगा, उनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा। फिर उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें सेल का ही हम कनेक्शन देखेंगे, बट उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या होगा, दोनों का अलग अलग होंगे। तो अभी तक इतना ही, थैंक यू।